एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप लोगों के लिए पीजीटी एजुकेशन का पूरा सिलेबस करा रही हूँ और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये सिर्फ एक ही वीडियो में ये टॉपिक नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करा रही हूँ। तो थ्योरी के लिए थोड़ा डिटेल में तो जाना पड़ेगा, है ना। काम चलाओ तो काम करना नहीं है। तो अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो बस जुड़ जाइए जल्दी से साथ में। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का ये वीडियो जो है जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा क्या है। प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा का भी आधार है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना कर शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हम लोग गतिशील नहीं हो सकते। देखिए क्या कहते हैं ना, कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो डायरेक्टली हम किसी बड़े क्लास में उसको डायरेक्ट एडमिशन करा दें तो क्या वह सीख लेगा? नहीं सीख सकता ना भाई। पहला क्या है, हमारा बेसिक हमें पता होना चाहिए। जब हम किसी हमें जब छोटा बच्चा होता है उसको बिल्कुल कोई चीज़ ज्ञान नहीं होता है, और जब हम उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो डायरेक्ट हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में तो करा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको थोड़ा नीचे लेवल का उसको पहले याद करना होता है, पहले उसको चीज़ों को पहचान करनी होती है ना। तो अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। तो वह उसकी एक प्राथमिक शिक्षा होती है जिसमें अक्षर ज्ञान दिया जाता है। तो एक बेसिक शिक्षा जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा से ही स्टार्ट होती है। तो प्राथमिक शिक्षा की यहाँ पे बताया है अवहेलना कर। अगर आप चाहें कि आप बच्चे को कोई भी, आप मान लीजिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचें हम डायरेक्ट जो है उसकी तैयारी कर लेंगे, तो आप उसको नहीं कर सकते। क्यों? वह गतिशील क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको बेसिक क्लियर नहीं है। अगर आपको मैथ सॉल्व करनी है, तो अगर आपको मैथ अच्छे से उसमें नंबर लेकर आने हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? आपको गुणा भाग करना और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनका आना। जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे तभी तो बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना कर शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में हम लोग गतिशील नहीं हो सकते। शिक्षा के ही किसी भी क्षेत्र में क्यों, जीवन के भी सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए, जब हमें किसी छोटी छोटी बातों का ही ज्ञान नहीं होगा तो बड़े बड़े ज्ञान का हमें क्या लेना देना। बड़े बड़ी बातें करने से अच्छा कुछ भी नहीं होता। क्यों? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से होता कुछ नहीं है, लेकिन जब हमें छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी तब हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम प्राथमिक शिक्षा के विकास की ओर तत्परतापूर्वक उन्मुख और सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि हम लोग उच्च शिक्षा के प्रश्न को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, किंतु प्राथमिक शिक्षा की समस्या को एक क्षण के लिए भी हम नहीं टाल सकते। ठीक है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ अंडरलाइन मैंने कर रखी हैं चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा सम्मेलन के अवसर पर भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने प्राथमिक शिक्षा की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए कहा था। अब सबसे पहला बात यहाँ पे आती है, आप पूछेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 22 अक्टूबर को वर्धा सम्मेलन किस सन में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, तो सन पूछी जाए तो 1937 में। वर्धा सम्मेलन किस डेट या सन में पूछा गया, तो आप ये पूरा बता सकते हैं। अब इस सन में फिर किसने संबोधित किया था? भाई गांधी जी ने किया था। किसके ऊपर हुआ था भाई? तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुखता के ऊपर हुआ था। तो देखिए, इतने छोटे से उसमें आप कई तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में थ्योरी से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। जब तक हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे और हर चीज़ को डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, अपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आप किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हो। तो उसमें आप देखते हो जो पेड क्लास बच्चे लेते हैं उनका तो मुझे नहीं पता वो कितना सिलेबस कराते हैं, लेकिन आप वैसे अगर विदाउट पेड क्लास देखो तो वो सिर्फ उसमें प्रैक्टिस सेट या फिर क्वेश्चंस आंसर लेकर आते हैं। तो अगर आप जब तक थ्योरी नहीं सीखोगे, सिर्फ सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकता ना। किसी भी इंसान को सारे क्वेश्चंस आप सोचो कि मैं सब याद कर लूँगा, तो क्वेश्चन किसी को भी बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहते। लेकिन आपको कोई टॉपिक, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है,
तो आप खुद से जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, खुद से जो नोट्स बना रहे हो, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको देखना है, पर सब जगह नहीं भागना है, जहाँ पे ज़रूरी है वो देखना है, बाकी का अपना खुद से नोट्स तैयार करने हैं और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस समस्या का समाधान ही कॉलेज की शिक्षा का प्रश्न स्वतः हल हो जाएगा। हटांग कमेटी 1929 में सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट, अब ये सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। किस सन में आई थी? देखिए 1944 में आई थी। अब ये कई बार क्वेश्चन में आई होगी, अगर आपने कभी किसी और पहले कंपटीशन का दिया होगा तो आप देख सकते हैं। ये पीजी उसमें देखो टेट में भी ये क्वेश्चन आया है। तो दोनों ने प्राथमिक शिक्षा की शोचनीय स्थिति की, कौन कौन सी कमेटी ने? एक हटांग कमेटी रिपोर्ट ने जो कि 1929 में आई थी, और सार्जेंट कमेटी रिपोर्ट 1944 में जो आई थी। इन दोनों ने ही क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा की जो शोचनीय स्थिति थी, जो प्राथमिक शिक्षा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा किस कंडीशन में है, उस स्थिति के तत्कालीन सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन शिक्षा को जो है सूक्ष्म विश्लेषण करके उसका बहुत ही बारीकी से उन्होंने जो है विश्लेषण किया कि उसमें क्या समस्या आ रही है। फिर 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में उन्होंने प्रकाशित कर दिया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने किस शिक्षा का विश्लेषण किया था? तो तत्कालीन शिक्षा सूक्ष्म विश्लेषण किया था। कैसा विश्लेषण किया था? सूक्ष्म विश्लेषण किया था। कब किया था? 11 मार्च 1904 को किया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा के जो दोष हैं वे सर्वज्ञात हो गए। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा में जो भी दोष इस समय पाए जाते हैं, या फिर उस समय जब उन्होंने सर्वे किया था तब पाए गए थे, तो वह सर्वज्ञात हो गए। सबको पता चल गया कि भाई शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से दोष पाए जा रहे हैं। तो 5 गाँव में से 4 गाँव में विद्यालय नहीं है, ठीक है। अब आप मान के चल सकते हैं 4 बालकों में से 3 बालक जो है निरक्षर हैं। 40 में से केवल 1 बालिका किसी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करती है। तो सोचिए हमारी शिक्षा की कितनी दयनीय जो है स्थिति थी। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की दिशा में बड़ौदा नरेश, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयास वंदनीय हैं। तो इन दोनों लोगों ने प्रयास किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है भाई उसको निःशुल्क कर दिया जाए, ठीक है, उसको बिना पैसे, जिससे कि लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि देखिए उस समय ऐसी स्थिति थी, हर कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था। तो जब निःशुल्क शिक्षा कर दी जाएगी तो शायद बच्चों को पढ़ा दें, ऐसी उन्होंने कोशिश की। और 19 मार्च सन 1910 को इंपीरियल धारा परिषद में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर गोखले ने कहा था, ये जो टॉपिक जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। गोखले ने कहा था कि इस काउंसिल की सिफारिश की है कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों का एक संयुक्त कमीशन शीघ्र नियुक्त करना चाहिए, ऐसा गोखले ने वहाँ पर प्रस्ताव रखा था। फिर देश में अनिवार्य शिक्षा प्रचलित करने के लिए गोखले ने क्या किया? सरकार को कुछ सुझाव भी दिए। क्या सुझाव दिए? इन सुझाव को भी जरूर याद रखना है आपको। एक तो 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए, जो कि इस समय में है, ठीक है। अभी हम पुरानी बात कर रहे हैं, भाई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि किस वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो 6 से 10 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि निःशुल्क है, ठीक है। तो इन्होंने एक सुझाव दिया और उन क्षेत्रों में लागू किया जाए जहां पहले से ही 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, शिक्षा पर व्यय के लिए, जो शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है उसके लिए स्थानीय संस्थाएं और जो वहाँ के जो जहाँ पे भी शिक्षा के जैसे कि स्कूल वगैरह हैं, वहाँ की जो स्थानीय संस्थाएं हैं या फिर वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, तो वो आपका 1.2 अनुपात में भार उठाए शिक्षा को लेकर, ठीक है। इसके बाद में तीसरा उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए एक पृथक मंत्री भी होना चाहिए समय समय पर, कि भाई जो कार्य लोगों को दिए जा रहे हैं वह कार्य सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के लिए एक अलग से एक मंत्री होना चाहिए। और केंद्रीय सरकार को प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग विभाग स्थापित भी करना चाहिए। और बजट में प्रति वर्ष शिक्षा विकास की तालिका भी एक रखनी चाहिए। ये सारे सुझाव जो है गोखले जी ने दिए थे। उसके बाद में क्या होता है कि इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई?
तो प्रमुख उद्देश्य ये रहा था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था कि भाई सारे बच्चे जो है जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी तो सब लोग ग्रहण करेंगे। तो गोखले ने क्या किया कि अपने तर्कों की पुष्टि करते हुए कहा कि अन्य देशों में प्राथमिक शिक्षा जो अपूर्व विकास किया है उसका मूल कारण क्या होता है कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना है। उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो है सादगी लिए हुए और अत्यंत प्रभावशाली था। उक्त विधेयक की कुछ सिफारिशें थीं जो कि निम्न थी, क्या थी कि इस अधिनियम को सर्वप्रथम उन क्षेत्रों में लागू किया जाए जहां पहले से ही अच्छे प्रतिशत में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत अधिक है, तो वहां पर ये सबसे पहले लागू कर दिया जाए। बालकों के प्रतिशत को तय करने का अधिकार जो है किसका होना चाहिए, गवर्नर जनरल सहित परिषद का होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी याद रखना का पूछ लिया जाए कि विद्यालय में बालकों का जो प्रतिशत होता है उसको तय करने का अधिकार किसके पास होता है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल सहित परिषद का होगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सरकार यदि स्वयं अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत लागू नहीं कर सकती तो उसे इस कार्य के लिए क्या करना चाहिए, जो स्थानीय संस्थाएं हैं ना उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए कि वह उस हिसाब काम को कर लें। शीघ्रता में स्थानीय संस्थाएं कोई अनुचित कार्य ना करें। अब ये भी जल्दबाजी में भी नहीं कि स्थानीय संस्थाएं बहुत जल्दी में ही कोई कार्य को कर दें और अच्छे की जगह वह अनुचित कार्य हो जाए, ठीक है, तो अनुचित कार्य ना कर बैठें। तो अनिवार्य शिक्षा के कुछ सिद्धांत को लागू करने से पहले उन्हें सरकार की आज्ञा ले लें, जिससे कि सरकार की नज़र में आएगा कि भाई स्थानीय जो संस्थाएं हैं वह इस कार्य को करना चाह रही हैं, ठीक है, तो जो सरकार है उस पर थोड़ा सा गौर करेगी जिससे कि वह गलत कार्य को जल्दबाजी में ना कर बैठें। स्थानीय बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए शिक्षा कर लगा सकते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इस अधिनियम की योजनाएं केवल बालकों के लिए ही लागू की जाएं, परंतु साथ ही स्थानीय संस्थाओं को भी स्वतंत्रता दी जाए कि वे इच्छा अनुसार इस योजना को बालिकाओं के लिए भी लागू कर सकती हैं। अधिक कठिनाइयों के कारण सभी अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए ही लागू किया जाएगा और इस आयु के बालकों के जो अभिभावक होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वे अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजना अनिवार्य हो, ऐसा बिल्कुल अनिवार्य कर दें। तो यदि इस नियम का पालन जो ना करे उसे उचित दंड दिया जाए, ठीक है, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। प्राथमिक शिक्षा का व्ययभार परस्पर स्थानीय बोर्डों और सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए और सरकार का जाने कि अब भाई बच्चों के लिए तो फ्री हो गया, लेकिन भाई फ्री हो गया तो कॉपी किताबें भी हैं और भी जो खर्चे हैं तो उसका भार कौन उठाएगा, तो उसका भार उसके लिए स्थानीय बोर्ड और सरकार द्वारा वहन किया जाए। सरकार का कर्तव्य है कि वह व्यय का 2/3 भाग उठाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल इस टॉपिक का ही शिक्षा नीति संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव दिए गए थे 1913 में, ठीक है, इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।